हेलो एवरीवन। मैं रमा पांडे रमास लॉ क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसे कि मैंने पहले मुस्लिम लॉ की एक वीडियो अपलोड की थी और मैंने आप लोगों को बोला था कि मुस्लिम लॉ की और वीडियोस भी आपको अवेलेबल होंगी, बट कुछ इश्यूज की वजह से वो वीडियोस कंटिन्यू नहीं हो पाई थी। सो इस वीडियो में हम मुस्लिम पर्सनल लॉ के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। डेफिनेटली देयर आर सो मेनी स्टूडेंट हु आर आस्किंग कि मैम प्लीज मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ एक टॉपिक डिस्कस करिए या मीन्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर पीटी मेंस एंड इंटरव्यू। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिहार, यूपी, हरियाणा, दिल्ली। दिल्ली में क्या है कि थोड़ा प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, बट अगर आपने कॉन्सेप्चुअली चीजों को समझा हुआ है देन डेफिनेटली यू कैन डू इट। आज जेएस आने वाला है तो वहां पर भी आपको ये वीडियो इंपॉर्टेंट हो सकती है। सो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज आप लोगों ने यूपी जे देखा हो, बिहार देखा हो, हरियाणा देखा हो, यहाँ पर हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ को पूछा जाता है। दिल्ली देखा हो, मतलब जिन भी स्टेट में ये मुस्लिम लॉ सिलेबस में है। आपने क्वेश्चन बहुत देखा हो जो कि मैरिज, मुस्लिम मैरिज, निकाह के नेचर को लेकर क्वेश्चन आता है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, समटाइम पीटी में पूछा जाता है कि मुस्लिम मैरिज में निकाह क्या है। काफी सारे ऐसे फिलोसफर हुए हैं, राइटर हुए हैं, इवन महमूद जस्टिस ने भी मुस्लिम निकाह को एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट का नाम दिया है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड अगर हम लोग हिंदू मैरिज को देखते हैं तो इसको एक पायस सेक्रामेंट का नाम दिया जाता है, जबकि मुस्लिम निकाह को एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट का नाम दिया जाता है। तो अगर पीटी में एक क्वेश्चन आता है कि मुस्लिम निकाह इज अ कॉन्ट्रैक्ट एंड पायस सेक्रामेंट और इट्स अ प्योर सिविल कॉन्ट्रैक्ट, तो डेफिनेटली हम पीटी के लिए तो ये यस करेंगे कि यस इट्स अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज जस्टिस महमूद ने कहा है द मैरिज अमंग मुस्लिम्स मॉमडन्स is not a sacrament, rather it is a pure civil contract। और कुछ एलिमेंट्स भी हैं जो बताते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट। बट बीइंग द स्टूडेंट ऑफ लॉ एंड वी ऑल आर प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशियल सर्विसेज, सो वी कैन नॉट बी सो स्ट्रिक्ट ना। हमारी इंटरप्रिटेशन इतनी स्ट्रिक्ट नहीं हो सकती कि हम निकाह जैसे पायस और एक सोशल इंस्टीट्यूशन को एक कॉन्ट्रैक्ट का नाम दे दें। ओके, सो जब हम मेंस पर लिखेंगे, जब हम मेंस लिखेंगे तो डेफिनेटली आपका आंसर स्टार्ट होगा कि यस इन इट्स फॉर्मेशन, निकाह इन इट्स फॉर्मेशन लुक्स लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब जैसे कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता है ना, बिल्कुल उसी तरीके से निकाह का फॉर्मेशन भी है। बट अगर हम सब्सटेंशियली बात करेंगे तो हम निकाह, वी कैन नॉट रिस्ट्रिक्ट द निकाह, है ना, ओनली विद द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। केवल हमने उसको कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो दो लोगों के बीच में किसी ऑब्जेक्ट को लेकर एक अग्रीमेंट होता है और सेक्शन 10 के एलिमेंट्स फुलफिल होते हैं, मतलब पार्टीज आर देयर, है ना, फ्री कंसेंट है वहां पर, ऑब्जेक्ट लॉफुल है, आपका कंसिडरेशन इज देयर आर सो मेनी कंडीशन प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 10 read with 11 and 12, then definitely that agreement may be converted into contract। और कॉन्ट्रैक्ट की बड़ी सारी प्रॉब्लम्स है, आज इस लेक्चर में हम लोग सारा डिस्कस करेंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। डेफिनेटली आपकी अप्रोच थोड़ी सी चेंज हो जाएगी निकाह को लेकर। जो कहा जाता है निकाह इज अ प्योर सिविल कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा नहीं है। इन इट्स फॉर्मेशन इट्स लुक लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट, बट एक्चुअली इट्स नॉट। आप कैसे फॉर्मेशन की बात करेंगे तो आपको पहले देखना होगा, जब आप किसी भी चीज को कह रहे हो ना कि ये कॉन्ट्रैक्ट है, तो पहले आपको पता हो कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। एक तरफ आप प्योर कॉन्ट्रैक्ट समझिए और साथ ही साथ आप निकाह को समझिए। कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? प्रपोजल। ओके, और एक व्यक्ति, मतलब जो प्रपोजर होता है वो प्रपोज करता है कुछ विलिंगनेस अपनी, सामने वाला उस प्रपोजल को जब एक्सेप्ट कर लेता है, सिग्निफाइज इज एसेंट देयर टू, प्रपोजल क्या बन जाता है? प्रॉमिस बन जाता है। जब इस प्रॉमिस में प्लस एलिमेंट हम कंसिडरेशन को डाल देते हैं तो ये बनकर आ जाता है अग्रीमेंट।
जब इस अग्रीमेंट में हम लॉफुल कंसिडरेशन को ऐड कर देते हैं, सॉरी, कंसिडरेशन के बाद हमने सेक्शन 23 एंड 25, मतलब ये कंसिडरेशन भी लॉफुल है, सेक्शन 23 के एलिमेंट्स है, सेक्शन 25 है, प्लस सेक्शन 10 आप पूरा कर लो, तो ये अग्रीमेंट कन्वर्ट होके आ जाता है कॉन्ट्रैक्ट में। ओके, और जब अगर हम निकाह को, ये है फॉर्मेशन कॉन्ट्रैक्ट, अगर आप निकाह को भी इसी कैटेगरी में रख रहे हो तो डेफिनेटली यहाँ पर एक प्रपोजल होना चाहिए। तो आप लोग सोच रहे होगे यस मैम होता है, यस प्रपोजल होता है निकाह में, एक तरफ से प्रपोजल होगा, एक्सेप्टेंस होता है, यस डेफिनेटली एक्सेप्टेंस भी होता है। ठीक है, प्रपोजल एक्सेप्टेंस, जो फॉर्मेशन है, प्रपोजल इज देयर, एक्सेप्टेंस इज देयर, क्या कंसिडरेशन होता है, बस यहीं से आपको चीजों को ध्यान में गौर करना है, क्या कंसिडरेशन होता है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि कंसिडरेशन मतलब जो मेहर की रकम होती है, जो डावर होती है, एक ही चीज है दोनों, ये कंसिडरेशन है, ये कंसिडरेशन। तो जो लोग मेहर को, रकम को, डावर को कंसिडरेशन मानते हैं, उनके नजर में ये कंसिडरेशन इज ऑलरेडी दिया। कॉन्ट्रैक्ट में कंसेंट होना बहुत जरूरी है, यहां पर भी कंसेंट होना बहुत जरूरी है, यहां भी फ्री कंसेंट होना चाहिए। ठीक है, फॉर्मेशन में लग रहा है, सो हम कह सकते हैं कि नेट्स, ये हम फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, बार बार मैं ये टर्म बोल रही हूँ, इसीलिए कहा जाता है निकाह। मतलब आप पहले आंसर को जस्टिफाई करोगे, यस अपने आंसर में, यस इट लुक्स लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज प्राइमा फेसाई निकाह हैज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, प्राइमा फेसाई। बट जब हम डिटेल जाएंगे तो हमें कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा, देखिए, कॉन्ट्रैक्ट का एक बेसिक प्रिंसिपल है, सारे लोगों को पता होगा, एक केस है बहुत फेमस, मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष, सबको पता होगा ये केस, जो भी पहले से पढ़ रहे हैं। इस केस में कहा गया है कि माइनर्स अग्रीमेंट, उसके लिए टर्म इस्तेमाल किया है माइनर्स अग्रीमेंट एब इनिशियो। भाई आप माइनर हो ना, सेक्शन 10 रेड विद सेक्शन 11 एंड 12 आप अगर आप देख लोगे तो कॉन्ट्रैक्ट करने की एज होती है 18 ईयर्स, तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता है, वो वॉइड एब इनिशियो हो जाएगा। ठीक है, वो वॉइड एब इनिशियो है, प्राइम ऑफ ऐसा ही शुरुआत से ही वो वॉइड है, तो आप नहीं कर सकते। लेकिन जरा निकाह को देखिए आप, अंडर मुस्लिम पर्सनल लॉ जो एज है, जो कॉम्पिटेंसी आती है निकाह करने की, वो 15 ईयर्स, दैट इज द एज ऑफ प्यूबर्टी। ओके, सो एक तो मेजर डिफरेंस आपको यहीं पे मिल गया कि अगर ये प्योर कॉन्ट्रैक्ट होता तो 15 साल के जो लोग हैं वो निकाह नहीं कर सके, और 18 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का है, तो 15 इयर्स के एज का अगर कोई करता है निकाह तो फिर वो वैलिड कैसे, और ये वैलिड होता है, इसको मुस्लिम पर्सनल लॉ में सही नाम दिया है, मींस ये वैलिड होता है। तो एक तो हमें यहाँ पे डिफरेंस मिलता है, और हम कह सकते हैं कि नो नो नो, इट्स नॉट अ प्योर कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज द बेसिक एलिमेंट ऑफ द एज निकाह में एब्सेंट रहता है। आई थिंक ये पॉइंट आपको समझ आया होगा। दूसरा चीज, शुरुआत में हम बोलेंगे कि यहाँ लगता है कॉन्ट्रैक्ट, बट क्यों नहीं लगता है उसको आप देखो, तो एक तो भाई माइनर का, दूसरी चीज है कॉन्ट्रैक्ट, अगर आप देखते हो कॉन्ट्रैक्ट एक पर्पस के लिए होता है, एक ऑब्जेक्ट के लिए होता है। मान लीजिए ए है और बी है, इन लोगों में एक अग्रीमेंट हुआ कि भाई ये मेरी एक कॉमर्शियल लैंड है और यहाँ पर आपको ना ये कॉमर्शियल बिल्डिंग बना के खड़ी करनी है। बी कॉन्ट्रैक्टर है, कहता है ओके जी। इनका कॉन्ट्रैक्ट कब तक चलेगा, जब तक चलेगा जब तक कि इनका ये जो ऑब्जेक्ट है वो पूरा नहीं हो जाता। जिस दिन मिस्टर बी ने इनके इस बिल्डिंग पर, ये कॉमर्शियल बिल्डिंग बना के खड़ी कर दी, उस दिन बी अपनी लाइबिलिटी से, मतलब अपनी जो ड्यूटीज हैं वो उसे डिस्चार्ज कर दी और कंप्लीट, और कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज करने के तमाम तरीके होते हैं, मतलब फिर बी अपनी जिम्मेदारियां, जिम्मेदारी वो है जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पूरी कर चुका है, अब वो फर्दर लाइबल नहीं। सो कॉन्ट्रैक्ट को आप क्या देखोगे भाई, एक कॉन्ट्रैक्ट है वो टेम्परेरी भी हो सकता है, ठीक है, टेम्परेरी हो सकता है फॉर द टाइम भी। 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट आपने कर लिया है ना, तमाम सारे अग्रीमेंट, तमाम कॉन्ट्रैक्ट करते हो, किसी के साथ आपको किसी के यहाँ पढ़ाना है तो आपने कर लिया भैया 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट मैंने कर लिया, एक सब्जेक्ट का मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। सो कॉन्ट्रैक्ट किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर बहुत ही लिमिटेड हो सकता है
क्या आपको लगता है निकाह जैसा कॉन्सेप्ट टेम्परेरी होता है? टेम्परेरी होता है? आंसर इज नो, निकाह टेम्परेरी नहीं होता है। निकाह एक पायस इंस्टीट्यूट है और निकाह में सोशल प्लस रिलीजियस दोनों ही एलिमेंट इन्वॉल्व रहते हैं। ये एक बेसिक यूनिट है सोसाइटी की। निकाह यहां से बनेगी आपकी फैमिली, ओके। और रिलीजियस क्या है? जैसे देखिए हिंदू मैरिज के बारे में आप लोग हिंदू मैरिज एक्ट में पढ़ते हो, सेरेमनीज होनी चाहिए। हिंदूज में क्या होता है? 7 स्टेप्स, 7 फेरे। आपको सेक्शन 5, सेक्शन 7 आप देखोगे 7 फेरे होंगे। सब जगह अलग अलग थोड़ा बहुत रीति रिवाज है, लेकिन कुछ हैं सेरेमनी जो जरूरी है, लाइक 7 फेरे होना, लाइक सिंदूर दान होना, लाइक कन्यादान होना। ये कुछ बेसिक स्टेप्स हैं जो हिंदूज में होने ही होने हैं। ऐसे ही मुस्लिम निकाह प्योर कॉन्ट्रैक्ट हम नहीं कह सकते। क्यों? इसमें भी कुछ रिलीजियस एलिमेंट होता है ना। कुरान में पहली चीज ऐसा कहा गया है कि हर एक मुसलमान को अपने लाइफ में निकाह जरूर करना, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, जब निकाह किया जाता है ना, तो निकाह करते समय कुरान के कुछ पैराग्राफ कह लो या पायस कलमा कह लो, आयतें कह लीजिए, तो निकाह के समय कुरान के कुछ कलमा या आयतों को पढ़ा जाता है। और कुरान क्या है? मतलब कुरान इज अ वेरी पायस डॉक्यूमेंट और बुक, जिसमें अल्लाह की जो सेइंग्स हैं वो लिखी हैं। तो आप अल्लाह का जो संदेश है, अल्लाह की जो कई बात है, कोई भी मुसलमान उसको इनकार नहीं कर सकता। तो निकाह में रिलीजियस एलिमेंट जुड़ा है, निकाह उनके धर्म से जुड़ा है। जबकि कॉन्ट्रैक्ट करते समय, क्या ये दो लोग जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या गायत्री मंत्र पढ़ते हैं क्या? कभी आपने देखा है? कभी दो लोग जो हिंदू होंगे अगर वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, कभी गायत्री मंत्र पढ़ते हैं? या दो लोग, एक हिंदू एक मुसलमान है, तो वो उधर से कलमा पढ़ता है उधर से गायत्री मंत्र? ऐसा कभी नहीं देखा है। बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरीके से एक लीगल कॉन्सेप्ट है। कॉन्ट्रैक्ट का ओरिजिन लॉ से हुआ है, निकाह का ओरिजिन लॉ से नहीं हुआ है, बल्कि निकाह का ओरिजिन को समझनी चाहिए। क्योंकि हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हमें अल्टीमेटली इंटरप्रिटेशन, कभी कोर्ट्स की आप लोग देखिए, जब आप लोग अच्छे से इंटरप्रिटेशन करना जान जाएंगे तो फिर तभी लॉ पढ़ने का मतलब है। हम बहुत लिमिटेड और बहुत स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते ना इसमें। आपको अल्टीमेटली जज बनना है और उसके लिए ऑब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन, पर्पसिव इंटरप्रिटेशन करनी है। और पर्पसिव इंटरप्रिटेशन क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ द इंस्टीट्यूशन? निकाह का व्हाट इज द अल्टीमेट पर्पस? तो क्या कोई लॉ बना के आया था? क्या कहीं कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कुछ लिखा है? तो बहुत पुराने टाइम से चल रहा है। सो हमें एज सच इसको प्योर कॉन्ट्रैक्ट तक ही नहीं रखना चाहिए, बल्कि इसका जो सोशल और रिलीजियस महत्व है, इंपॉर्टेंस है, इसको इग्नोर नहीं कर सकते। जैसे कि हिंदू मैरिज का एक अपना सोशल और रिलीजियस इंपॉर्टेंस है, इन दी सेम मैनर इसका भी रिलीजियस। आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा तो आप बोलो, बिकॉज देयर आर सो मेनी टीचर्स, ठीक है, जो ऐसा मानते हैं कि ये सिविल कॉन्ट्रैक्ट है। हम भी मानते हैं सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, हम मना नहीं कर रहे हैं इसको कि ये सिविल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन हमारे कहने में, हमारे आंसर में डिफरेंस दिखेगा। हम कहेंगे यस इट्स अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट, बट ओनली इन इट्स फॉर्मेशन। बस इतना आप में और अदर स्टूडेंट में अंतर होगा। आप कहोगे फॉर्मेशन में कॉन्ट्रैक्ट है, बट सब्सटेंशियली जब हम इसको देखेंगे ना, तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है भाई। हम इसकी इतनी लिमिटेड इंटरप्रिटेशन भी नहीं करेंगे। हम कहेंगे कि हमारे पास इसका कुछ रिलीजियस भी, अच्छी किताबों में देखिए आप, सिन्हा वगैरह में आपको साफ साफ पढ़ने को मिलेगा कि रिलीजियस इंपॉर्टेंस आपको वो दिखाएंगे, सोशल इंपॉर्टेंस दिखाएंगे, लीगल इंपॉर्टेंस दिखाएंगे। सो आपको इस तरीके से लिखना है, ठीक है। चलो, सो ये बात हो गई। अब आप जब मेंस में लिखोगे कि ये केवल प्योर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो आपको बताना पड़ेगा, जस्टिफाई करना पड़ेगा क्यों नहीं। एक तो आप माइनर वाला पॉइंट ऐड करोगे, दूसरा पॉइंट आप याद करोगे कि ऐड करोगे कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो
परमानेंट और टेम्परेरी हो सकता है, लेकिन निकाह नहीं होता। तीसरा पॉइंट, एक और चीज आप देखोगे, कंसिडरेशन वाले पॉइंट पर, विदाउट कंसिडरेशन, अगर आपको पता हो, एक सेक्शन 25 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 25 कहता है भाई विदाउट कंसिडरेशन जनरल रूल इज दैट कि जो एग्रीमेंट होंगे ना वो वॉइड होंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं पाएंगे। कुछ एक्सेप्शन जरूर इन्होंने 3 दिए हैं, वो अपवाद है, उनकी बात नहीं करते, जनरल उनकी बात करते हैं। सो विदाउट कंसिडरेशन अग्रीमेंट इज वॉइड। लेकिन पता है निकाह में अगर मेहर की रकम, डावर की रकम फिक्स ना भी की जाए, स्टिल दैट निकाह विल बी वैलिड। अब कुछ लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन आया होगा माइंड में कि मैम ऐसे तो नहीं होता, हमने तो वॉइड पढ़ा। देखिए जो मेहर होती है, जो डावर की रकम होती है, डावर इज वेरी इंसिडेंटल अपॉन द मैरिज, ओके, अपॉन द निकाह। द मोमेंट निकाह सोलमनाइज्ड बिटवीन द टू मोमडन, जैसे ही दो मुस्लिम के बीच में, दो लोगों के बीच में निकाह होता है, भले से उन्होंने निकाह में डावर की रकम फिक्स नहीं भी की हो, स्टिल बिकॉज इट्स इंसिडेंटल ना, तो दैट मे बी फिक्स्ड आफ्टर सम टाइम, तो आप उसको बाद में फिक्स कर सकते हो, इसकी वजह से निकाह भाई वॉइड नहीं हो जाता है, पहली चीज। ओके, तो ये पॉइंट एक डिफरेंस है। दूसरा, ये जो डावर वाला मैंने पॉइंट बताया, ये अपने आप में बहुत बड़ा इशू है ये मेंस के लिए, और ये अपने आप में पूरा टाइम लेता है, लेकिन यहाँ पर इतना ही पॉइंट इंपॉर्टेंट था। दूसरी चीज, आपने एक मेंटेनेंस सुना होगा 1986 का, आप एक्ट देख लो, मोमडन से रिलेटेड 1986 का एक्ट देख लो, ये भी मेंटेनेंस की बात करता है, ये डावर की भी बात करता है ये एक्ट। तभी आपने देखा है कॉन्ट्रैक्ट में, मान लीजिए ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फॉर एग्जाम्पल बी ने ब्रीच किया कॉन्ट्रैक्ट, अपनी जो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस है वो परफॉर्म नहीं करी, सेक्शन 37 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कहता है परफॉर्म करो, सेक्शन 39 है कहता है भैया एंटीसिपेटरी ब्रीच करा है तो पार्टीज के पास राइट है वो रिजेंट करा लेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मिस्टर बी ने ब्रीच किया देन सेक्शन 75 इज देयर, आप वहां पर, सॉरी सेक्शन 73 इज देयर, और कुछ सिचुएशन में सेक्शन 75 भी अप्लाई हो सकता है जब पेनाल्टी की बात आए, अदरवाइज सेक्शन 73 कॉम्पनसेशन की बात करता है, डैमेजेस की बात करता है। मतलब अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ दो लोगों के बीच में और एक व्यक्ति ने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया, तो जो पार्टी या डिफॉल्ट है उसको कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा, कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा, उसको डैमेज देने पड़ेगा। अग्रीव्ड पार्टी में अप्रोच टू द कोर्ट अंडर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, और आप वहां पर जा सकते हो और यहाँ पर ऐसे सूट फाइल करके आप ले सकते हो। लेकिन अगर ये हस्बैंड जी हैं और ये वाइफ है, अगर हस्बैंड अपनी वाइफ को मेंटेन नहीं करता, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट होता ना, तो वाइफ जाती और इनके अगेंस्ट कहती कॉम्पनसेशन दो मुझे, मुझे आपने मेंटेन नहीं करा, अपनी जो निकाह की लाइबिलिटीज हैं, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं मुझे मेंटेन करने की, बच्चों को ध्यान रखने की, घर बनवाने की, तमाम सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं हस्बैंड की, आपने पूरी नहीं करी, मुझे डैमेजेस चाहिए। नो, क्यों नहीं मिलता? बिकॉज इट्स नॉट अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट, इट्स नॉट अ प्योर कॉन्ट्रैक्ट। इसकी कुछ अपनी रिलीजियस, देखिए मैरिज में देयर आर सम लीगल, स्टैट्यूटरी एज वेल एज मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हस्बैंड की वाइफ के प्रति और वाइफ के हस्बैंड के प्रति, मतलब बोथ, दोनों, हस्बैंड की वाइफ और वाइफ हस्बैंड, मतलब बोथ हैव म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स ईच अदर, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज लीगल भी हैं, स्टैट्यूटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पहले तो सब कुछ मॉरल ही है ना, लेकिन मॉरल में प्रॉब्लम क्या होती है, मेरी मोरालिटी कुछ और कहेगी, तुम्हारी मोरालिटी कुछ और कहेगी, तो मोरालिटी बहुत डिफर करती है। मोरालिटी और एथिक्स जो है ना, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं, मेरी एथिकल वैल्यूज कुछ और होंगी, तुम्हारी कुछ और होंगी। मेरी मोरालिटी है कि मैं अपनी पत्नी को अच्छा सा घर बनवा के दे दूं, और उसमें हर कमरे में एसी लगवा दूं, और उसको सर्वेंट भी दे दूं, और उसको कार भी दे दूं, उसको बहुत सारी फैसिलिटीज दे दूं। दूसरे की मोरालिटी कुछ और होगी, वो कहेगा नहीं एक सिंपल सा घर बनवा के दे दिया, बनाए खाए, नौकर की जरूरत नहीं है। सो द मोरालिटी में डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, एथिकल वैल्यूज में डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, लेकिन जैसे ही हम उसमें स्टैट्यूटरी प्रोविजंस डाल देते हैं ना, जैसे ही बात लीगल हो जाती है, तो यहां पर आ जाती है यूनिफॉर्मिटी। तुम ये कुछ कहोगे, तुम कुछ कहोगे, नहीं चलेगा, वो चलेगा जो लॉ कहेगा। ओके, सो यहां पर क्या हो जाता है, वाइफ जाएगी, 1986 का एक्ट है जो मुस्लिम महिलाओं के लिए अवेलेबल है, और 1986 का आई थिंक सेक्शन 4 है, यस सेक्शन 4, देखिएगा आप लोग, सेक्शन 4 है, और सेक्शन 4 कुछ राइट्स देता है, वो डाइवोर्स वुमेन के लिए, और वहां पर एक राइट है कि वो जो वुमेन है वो अपने हस्बैंड से
पहले तो आप डावर की रकम ले लीजिए जो निकाह के समय फिक्स करी थी निकाहनामा में। निकाहनामा और एक मेहरनामा होता है। निकाहनामा एक डॉक्यूमेंट होगा, पार्टीज के नाम होंगे, विटनेस होगा, अगर सुन्नी है तो साइन होगा। उसी में रकम लिखी है जो पति कहता है कि मैं अपनी पत्नी को मेहर की इतनी रकम दूंगा, तो वो जो रकम इन्होंने तय करी थी वो आप डावर की रकम ले लीजिए पहले तो, सेक्शन 4 का क्लॉज। उसके बाद मेंटेनेंस की बात करता है ये कि वाइफ जो है अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। कहीं भी कॉम्पनसेशन टर्म का इस्तेमाल नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज मैरिज बहुत ही एक पायस इंस्टीट्यूशन है, चाहे फिर वो हिंदू हो या तो वो मुस्लिम। ठीक है, तो एक पॉइंट आपका ये क्लियर हुआ कि मेंटेनेंस मिलता है, जो मेंटेनेंस कभी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं मिलता है। ये भी आपको बता रहा है कि निकाह इज नॉट ओनली अ कॉन्ट्रैक्ट, रादर इट्स अ it has some social and religious importance. I think आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। दूसरी चीज कॉन्ट्रैक्ट, अगर आप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट देखो ऐसे करके आप लिखोगे ना, इसमें ये बहुत, आप खुद कुछ लोगों को महसूस हो रहा होगा हमने ऐसे नहीं पढ़ा। बहुत रेयर स्टूडेंट होंगे जो ऐसे लिख के आएंगे आंसर, अदरवाइज जो नॉर्मल बुक्स में लिखा है वैसे ही लिख के आओगे। तो ये आंसर जब इतना कनेक्ट करके लिखते हो तो लगता है कि आपका आंसर कंप्लीट है। जो भी सारे लॉज हैं आपकी बुक में दिख रहे हैं, आपके नोटबुक में दिख रहा है, आपके मेंस की आंसर राइटिंग जो आप कर रहे हो वो कॉपी में दिख रहा है। आपने स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट को पढ़ा है, और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट बात करता है रेसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स की। क्या कहता है? अब ये कब होता है? ये कहता है भाई वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट अगर है तो जो पार्टी अग्रीव्ड है मींस द पर्सन एट हुज ऑप्शन दैट कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल, मींस अगर कंसेंट फ्री नहीं थी, फ्रॉड वगैरह करा है, अनडू इन्फ्लुएंस है, कोर्शन वगैरह है, then the party at whose option such contract is voidable may approach to the court for the rescission of the contract, means such aggrieved may rescind the contract under specific relief act. ये कहां पर रिलीफ अवेलेबल है? तब है जब आपके कोई आपका कॉन्ट्रैक्ट। क्या निकाह में जाते हो ऐसे? अब इसके लिए आपको पता होना चाहिए निकाह के कैटेगरीज। देखो अंडर मुस्लिम पर्सनल लॉ निकाह के ना 3 कैटेगरीज हैं। क्या? हिंदू लॉ में भी है। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी वैलिड निकाह, वॉइड और वॉइडेबल। कहो मैम ये तो कुछ कुछ कॉन्ट्रैक्ट जैसी कंडीशंस लग रही हैं, क्या प्रॉब्लम है? तो क्या ये हिंदू लॉ में नहीं होती? अगर आप इसी के बेसिस पर मुस्लिम लॉ को कॉन्ट्रैक्ट कह रहे हो तो ये तो तीनों आपके हिंदू लॉ में भी है। हिंदू मैरिज एक्ट उठा के देखिए, जो मैरिज सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग है वो वैलिड है, जो 5 और 7 को वायलेट कर रही है वो वॉइड है, और कुछ कंडीशन में मैरिज वॉइडेबल भी होती है। 11 एंड 12 अंडर हिंदू मैरिज एक्ट 1955। अब मुस्लिम पर आ जाइए। मुस्लिम निकाह ये पीटी में आ सकता है आपको। जो मैरिज कुरान के हिसाब से है, मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से है, मतलब जो निकाह किसी भी तरीके की प्रोहिबिशन में ना आता हो। देयर आर सो मेनी प्रोहिबिशंस अंडर मुस्लिम पर्सनल लॉ। ओके, तो अब मतलब रिलेटिव और एब्सोल्यूट प्रोहिबिशंस, अगर कोई निकाह किसी भी प्रोहिबिशन में नहीं किया गया है तो वो वैलिड निकाह होता है। जो निकाह एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन में कर दिया, मतलब उनको परमिशन नहीं थी लेकिन कर लिया, वो वॉइड होता है, इसको बोलते हैं बातिल, पीटी में आ सकता है। और जो निकाह रिलेटिव प्रोहिबिशन में केवल किया जाता है उसको बोलते हैं वॉइडेबल, और इसको बोलते हैं फासिद। फासिद, ठीक है। जो वॉइडेबल निकाह होता है इसमें ऑप्शन है कि कल को ये वैलिड हो जाएगा। मतलब द रीजन जिसकी वजह से ये निकाह बेचारा वैलिड से वॉइडेबल में आ गया ना, कुछ गलतियां कर दी आपने जिनकी वजह से ये बेचारा वॉइडेबल हो गया। जब वो गलती सुधर जाएगी ना तो ये वॉइडेबल से वापस हो जाएगा, अच्छा वाला निकाह वैलिड हो जाएगा। जैसे शिया और सुन्नी दो तरीके की कम्युनिटी आपको मुस्लिम्स में मिलेगी। आई थिंक इंडिया में मैक्सिमम सुन्नी मुसलमान है। शियाज में वॉइडेबल जैसा कुछ नहीं होता। शियाज बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, या तो उनका निकाह वैलिड होगा या तो वॉइड होगा। लेकिन सुन्नी जो मुसलमान होते हैं उनमें एक और कैटेगरी होती है जो वॉइडेबल की होती है। आपने भारत में बहुत देखा होगा, समटाइम देखा होगा, लड़का मुसलमान है और लड़की हिंदू है, मतलब जो हस्बैंड है वो मुस्लिम है और जो लड़की है, वाइफ है, वो क्या है? हिंदू है। ये निकाह कैसा है? ये डिपेंड करता है कि ये जो लड़का मुस्लिम है वो किस कम्युनिटी को बिलोंग करता है, ये शिया है या सुन्नी। अगर ये लड़का शिया है तो ये मैरिज हो जाएगी वॉइड।
ओके। और अगर ये लड़का सुन्नी है ना, तो ये मैरिज हो जाएगी इर्रेगुलर। सॉरी, अगर ये हस्बैंड मुस्लिम में अगर ये शिया है और ये जो वाइफ है इनकी ये हिंदू है, ये लड़का अगर शिया है तो ये मैरिज होगी वॉइड, क्योंकि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ में शिया मेल कैन नॉट मैरी विद दी कैन नॉट मैरी विद नॉन मुस्लिम। ओके, किसी नॉन मुस्लिम से आप निकाह नहीं कर सकते, वॉइड होता है। लेकिन जो सुन्नी मुसलमान होते हैं उनमें ये है कि ये मुस्लिम मेल जो है इसके पास ये राइट है कि ये अगर ये किसी नॉन मुस्लिम से शादी करता है ना तो वो वॉइडेबल होगी, या आप इसको इर्रेगुलर, हालांकि आपको ये वॉइडेबल टर्म नहीं मिलता है, इर्रेगुलर टर्म आपको मिलेगा। इर्रेगुलर होगी, फासिद होगी। मींस जिस मोमेंट ये इर्रेगुलरिटी रिमूव हो जाएगी ये मैरिज क्या बन जाएगी, वैलिड बन जाएगी। मतलब इसमें स्कोप रहता है ना, कल को वो जो लड़की आएगी, भाई ये वाइफ है, हिंदू है, लेकिन आपकी फैमिली में रहते रहते ये ईद भी सेलिब्रेट करने लगेंगी, इनका कुरान में कुछ कुछ विश्वास हो जाएगा, जो रीति रिवाज आप कर रहे हो वो भी करने लगेंगे। मुसलमान का मतलब क्या होता है, कौन है मुसलमान? मुसलमान वो जिसका इस्लाम, समझ रहे हैं? इस्लाम क्या मतलब, जिसका इस्लाम में विश्वास है वो मुसलमान है, जो इस्लाम को फॉलो करता है वो मुसलमान है। ठीक है, आज मैं अगर इस्लाम को फॉलो करने लगूं तो मैं मुसलमान हूं। और मुसलमान मतलब कन्वर्जन के लिए तमाम तरीके हैं, आप मॉस्क में जाके कर लो, ठीक है, तमाम तरीके पब्लिक डिक्लेरेशन के थ्रू कर लो। तो कल को ये जो लड़की आएगी, ये लड़की अगर इस्लाम में अपना विश्वास रखने लगे, अगर इसका विश्वास इस्लाम में हो जाए, अल्लाह के प्रति हो जाए, तो ये मुस्लिम हो गई। तो मतलब ये इरेगुलरिटी है, दैट इरेगुलरिटी मे बी क्योर्ड इफ दैट वुमन कन्वर्ट्स इनटू इस्लाम, देन दैट इरेगुलर मैरिज विल कन्वर्ट इनटू वैलिड। तो ये मैरिज जो है सही हो जाएगी। आई थिंक आप लोग को ये समझ में आ गया, ठीक है। क्या ऐसा कुछ आपको कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी चीजें दिखती हैं? नहीं दिखती हैं। अब मैंने आपको बताया वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ये पॉइंट आया कैसे था इतना बड़ा। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को आप प्रेजेंट करा सकते हो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में, लेकिन निकाह में कुछ रिसेशन जैसा इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है। तो देयर आर सो मेनी डाइवर्जेंस। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन है जो है डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन पढ़ा होगा, सेक्शन नंबर 56 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन क्या कहता है क्या ये? एक्चुअली डॉक्टर द टर्म डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन इज नोवेयर मेंशन्ड अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बिकॉज इसको इवॉल्व किया गया था आई थिंक प्रिल वर्सेस हेनरी के केस में, और ये इंग्लिश कॉन्सेप्ट है। बट जो भी कुछ इस केस में डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन जिस वजह से अप्लाई होता है, सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी की वजह से, दैट इम्पॉसिबिलिटी में भी प्रैक्टिकल में भी सब्जेक्ट मैटर इम्पॉसिबिलिटी ड्यू टू एनी सब्सिक्वेंट इवेंट जिसका पार्टीज पर कंट्रोल ना हो। तो डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन की वजह से कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। ये एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकम्स वॉइड। कितने लोगों को पता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिकम्स? कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड, मैंने ये नहीं लिखा है कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड, दोनों में बहुत अंतर होता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड कुछ नहीं होता है, कभी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होता है। अगर वो वॉइड है तो इज नहीं होगा, इज है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होता है लॉ से, कभी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होता है। कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड होता है। डेफिनेशन क्लॉज में देखिएगा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वहां पर एक टर्म लिखा होगा कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। ये बेचारा पहले तो लीगल था, पहले तो लॉफुल था, पहले इन्फोर्सिबल था, बट ड्यू टू सम सब्सिक्वेंट इवेंट ये वॉइड हो गया, ठीक है। तो डॉक्ट्रिन फ्रस्ट्रेशन कैसे, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन लग गया आपने ना, मैं बताती हूँ आपको कैसे। ही ए ने ना बी के साथ अग्रीमेंट किया कि भैया मैं तुम्हें ये वाली अपनी जमीनें बेच रहा हूँ, कुछ थोड़ा बहुत हो भी गया, टोकन अमाउंट ले लिया। लेकिन जैसे बरसात चल रही है ना, गंगा नदी में बहुत तेज, हमेशा कभी नहीं होता था, इनकी जो लैंड है सबमर्ज नहीं होती थी वाटर में, नदी में नहीं जाती थी। इस बार कुछ ज्यादा ही हो गया, और इनकी जो जमीन है, नदी यहाँ से निकलती थी, काफी दूरी है ये, लेकिन इस बार ये पूरी चली गई। आप बताओ क्या मिस्टर ए इस जमीन को बेच सकते हैं बी को? नहीं। फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी, सब्जेक्ट मैटर इम्पॉसिबिलिटी आ गई, कर ही नहीं सकते, इनके बस की बात नहीं है, तो गई अंदर।
ये क्या है? नाउ दैट कॉन्ट्रैक्ट विच वाज अर्लियर एनफोर्सेबल बाय द लॉ, पहले अगर ये नहीं देता ना तो बी कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करने की उसमें ना चला जाता, सूट फाइल कर देता इसके अगेंस्ट, बट अब नहीं कर सकता बिकॉज नाउ कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वाइड, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन विल अप्लाई। क्या ऐसा अप्लाई होता है निकाह में? अगर निकाह में ही अप्लाई कर दोगे ना तो बहुत बड़ा दिक्कत हो जाने वाली है। किसी एक ऑब्जेक्ट से हमने निकाह किया था, ए कहता है, ए मतलब हस्बैंड, ये लड़का है, इसने ना डब्लू से शादी करी थी क्योंकि डब्लू बहुत ब्यूटीफुल थी, मतलब बहुत इनको अच्छी लगती थी, बहुत खूबसूरत थी, इनकी बात करने का तरीका इनको बहुत पसंद था, सब कुछ बहुत पसंद था, मतलब ये बहुत पसंद थी, और एच ने इनसे शादी कर ली कोई रीजन से। मतलब ये सुबह उठकर अगर इनकी शक्ल देख लेते थे, इनको लगता था इनका फेस इनके लिए बहुत लकी है, और आज एच जो भी काम करेंगे वो इनका सारा इनके फेवर में होगा। शादी के 6 महीने बाद कोई एक्सीडेंट हो गया और डब्लू जल गई उसमें एक्सीडेंटली, और इनका फेस पूरा जल गया। अब ये एच का दिन कैसे शुभ होगा, शक्ल तो दिखती नहीं है। अब ये कोर्ट जाएं, क्या कहें कि भाई मेरा तो ऑब्जेक्ट है वो फ्रस्ट्रेट हो गया, क्यों? जिस ऑब्जेक्ट से मैंने शादी करी थी, मेरा काम ऐसा है डेली का, लक बेस्ड, डेस्टिनी बेस्ड, मैं इनकी शक्ल देखता था तो मैं जीतता था, अब शक्ल कैसे देखूं? इसको वॉइड डिक्लेयर करिए तो जरा। कोर्ट करेगी क्या? आप करोगे? नहीं करोगे ना। अगर आपने डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन निकाह में लगा दिया तो सब खत्म है सोसाइटी ना, फिर तो बहुत बड़ी दिक्कत है। सो द डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन विच इज वेरी इसेंशियल डॉक्ट्रिन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ये निकाह में अप्लाई नहीं होता है। तो कैसे हम कहें कि निकाह एक कॉन्ट्रैक्ट है? बताओ, अब आप लोग कहोगे निकाह इज अ प्योर कॉन्ट्रैक्ट? आई डोंट थिंक सो कि आप लोग अभी भी कहोगे। सो आप बोलोगे जरूर कि यस इट्स लुक लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट, बट ये पूरी तरह कॉन्ट्रैक्ट। और इतने ही पॉइंट जो मैंने आपको बता दिए ना, इतने पॉइंट आपको लिखने में 5 पेजेस आराम से हो जाएंगे। कितना ही बड़ा क्वेश्चन आएगा, 10 से 15 यूपी में आएगा, इससे बड़ा नहीं आएगा। 20 से 25 नंबर का बिहार में आएगा, ऐसे ही 10-15 नंबर अदर स्टेट्स में आएंगे। कितना बड़ा आंसर लिखोगे आप इसको जस्टिफाई करने के लिए? कुछ केसेस वगैरह लिख दोगे अमीना वगैरह का। तो ये है प्रॉपर तरीका, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, सो आप क्या निकली बात ये निकल के आई कि यस मुस्लिम ने कहा अपने फॉर्मेशन में कॉन्ट्रैक्ट जैसा लगता है, मुल्ला ने भी यही कहा है कि सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, तो वी कैन नॉट डिनाई इट। जस्टिस महमूद ने भी कहा है कॉन्ट्रैक्ट है, बट बीइंग दी student of law and we are going to interpret the law in future, so our approach should be very progressive, liberal approach आपकी होनी चाहिए कोई भी पॉइंट को डिस्कस, बिकॉज जो भी कुछ आप लिख रहे हैं वहां पर यू आर गोइंग टू बी अ जुडिशियल ऑफिसर, तो कल को आप किसी चीज को कितना पर्पस है, आप देखिए सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की इंटरप्रिटेशन कितने लिबरल होते हैं। आप जिस भी पॉइंट को इंटरप्रेट करेंगे आपके मैसेज को सोसाइटी फॉलो करेगी। अगर आपने मुस्लिम मैरिज को केवल निकाह बता दिया तो फिर निकाह कॉन्ट्रैक्ट तो बहुत आसानी से ब्रीच भी हो जाता है, पार्टीज उसको रिजेंट भी कर देती हैं, फ्रस्ट्रेट भी हो जाता है, बट निकाह नहीं हो सकता। ओके, तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आएगा, और ये मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपने देखा होगा प्रीवियस में ऐसे आएगा क्रिटिकली एग्जामिन, तो जब भी कभी लिखा होता है क्रिटिकली एग्जामिन, एक तो होगा नॉर्मली आपसे कोट दे देंगे जस्टिस महमूद का, इट्स अ प्योर सिविल कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्लेन इट। एक होगा क्रिटिकली एग्जामिन दिस स्टेटमेंट। जब टीचर आपको क्रिटिकली एग्जामिन दे रहा है, इट मींस आप बताओ कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन आप ये भी एलिमेंट्स बताइए जो मैंने अभी आपको बताया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को पंचायती राज और मुस्लिम ये यूपी का पंचायती राज और म्यूनिसपैलिटी के कुछ सेक्शंस, क्योंकि एचजीएस भी आने वाला है, तो मैं आप लोग को डेली कुछ कुछ सेक्शंस वहां पर करवाऊंगी। ओके, थैंक यू।